हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डेली 20 डोज सीरीज। इस सीरीज में हम डेली के 20 क्वेश्चन करते हैं जो आपके साइकोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ाते हैं। और आज के जो 20 क्वेश्चन हैं वो है लर्निंग स्पेशल, यानी जो 20 क्वेश्चन हैं वो किस पर आधारित होंगे, वो अधिगम पर आधारित होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्यवहारवादी विचारक है, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से व्यवहारवादी कौन है? गुथ्री, पियाजे, कोहलर, ब्रूनर। तो हमने पियाजे, कोहलर और ब्रूनर इनको व्यवहारवाद में नहीं पढ़ते, बल्कि हम गुथ्री, सीएल हल और इसके अलावा स्किनर, वॉटसन, इनका नाम हम क्या पढ़ते हैं? व्यवहारवाद में पढ़ते हैं। तो गुथ्री क्या है? व्यवहारवादी विचारक हैं। और इनका सिद्धांत कौन सा था जो व्यवहारवाद में था? वो था समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत। वो किसने दिया था? गुथ्री ने दिया था, एडविन गुथ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी है? यानी किसको प्रधानता दी है? थॉर्नडाइक के जो नियम थे, अधिगम के नियम कितने थे? 3 मुख्य नियम थे प्लस 5 क्या थे? गौण नियम थे। इनके अलावा कभी कभी आपको 4 उपनियम भी मिल सकते हैं कि उपनियम कितने थे? 4 थे। तो ये किसने बताए थे? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी वो कौन सी थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इनमें किसकी प्रधानता है? तत्परता की, काम प्रवृत्ति की, अभ्यास की या फिर प्रभाव की? तो सबसे अधिक प्रधानता है किसको दिया मुख्य महत्व? अभ्यास को दिया, यानी बार बार अभ्यास करने से ही जो है उनकी अनुबंधन स्थापित होगा, यानी सीखा जाएगा। तो अभ्यास की प्रधानता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? बर्कल का, थॉर्नडाइक का, सीएल हल का या फिर कोहलर का? तो हम सभी जानते हैं जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, पुनर्बलन जो सिद्धांत है, वो क्या है? उसी को ही हम सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। और ये किसने दिया था? सीएल हल ने। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके सिद्धांत को सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने कहा, यानी ये नाम किसने दिया था? ये आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो कंप्लीट साइकोलॉजी की सीरीज है उसमें लर्निंग का पार्ट बी है, पार्ट सेकंड है, वो देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है और बहुत ही अच्छे से जो व्यवहारवाद है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी पार्ट बी किस पर आधारित है? पूर्ण रूप से व्यवहारवाद के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे और अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पुनर्बलन की बात मुख्यतः 2 व्यक्तियों ने की थी, एक तो हल है, एक स्किनर है। हल का सिद्धांत कौन सा था? पुनर्बलन का सिद्धांत। और स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत। तो स्किनर भी पुनर्बलन पर फोकस कर रहा है, यानी केंद्रीय अवधारणा स्किनर की भी यही है। लेकिन सीधे पुनर्बलन की बात करता है वो कौन करता है? सीएल हल बात करता है कि अधिक पुनर्बलन दे के ही हम अधिगम करवा सकते हैं। बाह्य पुनर्बलन की कौन बात कर रहा है? सीएल हल बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। स्किनर का जब आगे क्वेश्चन आएगा तब देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही, सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम कौन सा है? विद्यार्थियों को कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि विद्यार्थी तो त्रुटियां करेंगे। त्रुटियां अधिगम का एक भाग है, ये ठीक है। विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, तो लापरवाही के कारण हो सकती है, लेकिन ये मतलब सर्वोत्तम नहीं हो सकता आंसर। कभी कभी विद्यार्थी है वो त्रुटि कर सकता है, ये भी ठीक है। तो तीनों की बी सी डी हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है कि अधिगम का एक भाग है, अधिगम प्रोसेस का, लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है, ये सबसे अच्छा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होते हैं। अब किसकी बात कर रहा है, पहले ऐच्छिक व्यवहार की, यानी आप जो व्यवहार करते हो उसके बाद में जो आपको पुनर्बलन मिलता है उससे या तो कमजोर होगा या फिर शक्तिशाली होगा। ये बात किसने की थी, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, सूझ का सिद्धांत या फिर अधिगम। तो ये बात पहले क्रिया करना, अनुक्रियाएं करना, उसके बाद में पुनर्बलन मिलना, तो ये किसकी थी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत की थी, जो कि स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है, उद्दीपक की प्रकृति, अनुक्रिया की प्रकृति, दोनों या फिर कोई नहीं। तो हमने पुनर्बलन जो स्किनर ने बताया था उसने बताया था कि ये अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी अनुक्रिया और पुनर्बलन इनका संबंध के बारे में बात की थी। यानी जो हम रैंडमली अनुक्रिया करते हैं उसके बाद में हमें अचानक से कोई पुनर्बलन मिल जाए, यानी जो हमें पता नहीं होता कि इस अनुक्रिया पे ये मिलता है, उसी को ही क्रिया प्रसूत अनुकूलन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है शिक्षण पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर, अधिगम पर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये इसकी केंद्रीय अवधारणा ही पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक प्रोफेसर है जो कि B.F. स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है, यानी स्किनर को ध्यान में रख के, उसके सिद्धांतों, उसके नियमों को ध्यान में रख के एक टेस्ट का निर्माण कर रहा है। तो संप्रत्य जो इस परीक्षण के केंद्र में होगा वह क्या है, यानी किस फैक्ट को ध्यान में रखना है, सूझबूझ को, अनुकरण को, अस्तित्व के कारण को, या फिर पुनर्बलन की अनुसूचियों को। तो जब स्किनर की बात आई तो ये भी पुनर्बलन की बात करता है, यानी पुनर्बलन का केंद्रीय अवधारणा रही है स्किनर के सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया था। तो अभी वही स्किनर का क्वेश्चन कि प्रतिक्रिया हो रही है यानी रिस्पॉन्स हो रहा है, उसके बाद में क्या पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो ये सुझाव कौन से सिद्धांत में दिया था। सभी को पता है कि ये स्किनर का सिद्धांत है, कौन सा है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। लेकिन मजे की बात तो ये है कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत का नाम ऑप्शन में नहीं है। क्या है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, RS अनुबंधन का सिद्धांत। अब बताइए, आप बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके बताइए। मैं बताता हूँ कि इसको ऑप्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यानी जो ओरिजिनल नेम जो हम जानते हैं, संबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, इसको हम ज़्यादा जानते हैं, किस कॉमन नाम से जानते हैं, वो है अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। कौन सी, पावलोव वाली। सूझ का सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं किसमें, संज्ञानवाद में। उसके बाद में चालक न्यूनता का सिद्धांत, ये हल ने जो दिया था, रीइंफोर्समेंट प्रबलन थ्योरी दी थी, पुनर्बलन थ्योरी या प्रबलन थ्योरी, वो उसका नाम है चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो ये है रीइंफोर्समेंट या प्रबलन थ्योरी। RS अनुबंधन किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, D होगा। तो इस प्रकार अलग नाम भी दिया जा सकता है। तो वो जो नाम है, जैसे RS अनुबंधन है, क्रिया प्रसूत है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रत्येक सिद्धांत के जैसे जो ऑपरेट कंडीशनिंग है, इसके भी 4 से 5 नाम हैं, और RS जो क्रिया प्रसूत है इसके भी 4 से 5 नाम हैं। तो दोनों के हैं, ऑपरेट और क्लासिकल दोनों के 4 से 5 नाम हैं, तो ध्यान में रखने हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट साइकोलॉजी को चेक कर सकते हो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम आधारित है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर। अभ्यास की बात कर रहा है जो व्यवहारवाद है, प्रशिक्षण के द्वारा भी होता है और अनुभव के द्वारा भी होता है, यानी अनुभव हो उसको ही आगे बढ़ा के वातावरण के द्वारा अधिगम होता है। तो ये ऑप्शन D उपयुक्त सभी पर। मैं अपनी चाबियां मेरी टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता हूँ और अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूँ। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल का, लापरवाही, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एवं लापरवाही नहीं है। ये किसका है, अनुबंधन का है, पहले अनुबंधन हो चुका है उसका,
जहाँ जिस स्थान से वह बार बार वहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल अनुबंधन में, जो क्लासिकल अनुबंधन है उसमें भोजन, भोजने नहीं है, ये भोजन है, भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है, यानी भोजन देखकर लार आना, लार है वो क्या है, किस प्रकार की अनुक्रिया है? UCS, UCS, CS, CR या फिर UCR? तो ये किस प्रकार की अनुक्रिया है? तो ये है एक भोजन को देखकर लार आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यानी अनुबंधित कौन सी होती है? जो जैसे घंटी को आवाज सुन के लार आना, वो है अनुबंधित प्रतिक्रिया। भोजन को देख के यानी स्वाभाविक, वो अनअनुबंधित है, तो इसको बोलते हैं अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, डी। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन वहीं पर है अपनी कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज में, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, इसमें क्या होता है? पहले भोजन, इसके बाद में ध्वनि आई है, पहले ध्वनि बाद में भोजन, या फिर दोनों साथ में, या सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया है? तो हमें पता है कि घंटी भी है, यानी ध्वनि भी और भोजन भी है, लेकिन पहले कौन सा है? तो पावलोव ने पहले ध्वनि और उसके बाद में भोजन प्रस्तुत किया था, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन स्थापित होने के बाद, यानी अनुबंधन स्थापित हो गया, यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक जैसे घंटी है, घंटी है वो ही बजाई जाए, उपस्थित की जाए, तो उससे क्या होगा कि जो अनुबंधित अनुक्रिया है, लार आना, घंटी को सुन के लार आना, वो बंद हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक है, जैसे घंटी बजाई जाए और बाद में लार आना बंद हो जाती है, अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाती है, ये है CS और ये है CR। CR बंद हो जाती है, तो इसको क्या कहेंगे? विलोपन या फिर विलोप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण, यानी तुझ में बुरी है, इसमें बुरी है, मुझ में नहीं है, इस प्रकार से, अनुबंधन द्वारा, या फिर इन सभी द्वारा। तो बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है? अनुबंधन के द्वारा सुधारा जा सकता है, यही व्यवहारवाद कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वालों के लिए, बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो धीमी गति हो या फिर मंदबुद्धि बालक हो, उनके लिए सिद्धांत काम करता है, वो है थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, वो सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिया को बार बार दोहराने के लिए, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ होता है, यानी कोई क्रिया है, अभ्यास के द्वारा बार बार दोहराया जा रहा है, जिससे संबंध दृढ़ हो रहा है, तो उक्त कथन किस नियम से संबंधित है? तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, बहुप्रतिक्रिया। तो बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो रहा है, तो कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया, अभ्यास, प्रभाव या फिर तत्परता। तो इसको बोलते हैं अभ्यास का नियम। कंफ्यूज मत हो जाना, बहुप्रतिक्रिया का नियम या फिर अभ्यास के नियम में, दोनों अलग अलग है। अभ्यास का नियम किस में है? मुख्य नियमों में है, जो 3 नियम हैं, जिसको हमने TAP से याद रखा है, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। और जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है वो एक क्या है? गौण नियम है या सेकेंडरी है, उनमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो हमने ये एग्जाम्पल थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने तत्परता के बारे में पढ़ा था कि तत्परता का नियम यही कहता है कि तत्पर होना चाहिए व्यक्ति, तभी उसको सीख सकता है। सीखने की बुद्धि का नहीं पढ़ा हमने, सीखने की प्रति सजगता का, प्रभाव का, रुचि का। तो ये क्या है? रुचि का है, यानी उसकी रुचि होनी चाहिए, वो तैयार होना चाहिए, तभी वह पानी पी सकता है, तभी वह सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो अंतर्दृष्टि है वो किस में है? अंतर्दृष्टि जो अधिगम है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, वो किस में पढ़ते हैं हम? संज्ञानवाद में, यानी ज्ञान के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं, संज्ञानवाद में पढ़ते हैं। और ये किसका परिणाम है? पुनर्बलन का। पुनर्बलन या अनुबंधन, अनुक्रिया, इस प्रकार की बात नहीं करता है संज्ञानवाद। समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का, यानी समग्र रूप से प्रत्यक्षण करना, उद्दीपन सामान्यीकरण का, सामान्यीकरण की बात भी नहीं है। तो ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण की बात है, किसी भी फैक्ट को पूर्ण रूप से जांचना, देखना, वही है प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
यदि आपको जो संज्ञानवाद है इससे रिलेटेड भी देखना है कि कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं, जैसे अंतर्दृष्टि थ्योरी है और जीन पियाजे की थ्योरी है, वो भी देखनी है, तो आप कंप्लीट साइकोलॉजी में जाके आप चेक कर सकते हो। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार की लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।